नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने क्या देखा था। हम महत्वपूर्ण स्थलों को पढ़ रहे थे और उसमें हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा के बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए, आज जो कुछ और प्रमुख स्थल बचे हुए हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। अच्छा, ये एक बात आप लोग बताते चलिए कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। हमने पहले ही इस बात पे जोर दिया गया था कि नोट्स आप लोग बनाते हुए चलिए, क्योंकि नोट्स आपके जो खुद के बनाए हुए नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने उस क्लास को देखा है, उसके हिसाब से आपका एक माइंड में मैप बना हुआ है, उससे हिसाब से आपके नोट्स बनते हैं। तो चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में बनता चलता है। आपने जिस क्रम में चीज़ों को पढ़ा है उसी क्रम में चीज़ों को रिवाइज करते हैं। तो जो आपकी कैपेसिटी हो जाती है चीज़ों को याद करने की, वो बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब जिस क्रम में आपने पढ़ा उसी क्रम में याद किया। ठीक है, तो एक क्रम बनता है, एक दिमाग में फ्लो बनता है चीज़ों को याद करने का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये नहीं कि आप पढ़िए, कुछ और पढ़ रहे हैं, क्लास कहीं और देख रहे हैं। मेरे हिसाब से ये नहीं सही है। जहाँ की क्लास देखिए। अगर आप लोग अभी बिगनर हैं, शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी तैयारी पहले से ही है, जिनको सब्जेक्ट क्लियर हैं, वो अपना कहीं से भी कुछ भी करें। लेकिन जो बेसिक से पढ़ रहे हैं वो लोग ध्यान दीजिए कि पढ़िए, ये मत चक्कर में पढ़िए कि पढ़ ले रहे हैं फिर कहीं से ही हम पढ़ कहीं से लेंगे, वीडियो कहीं देख रहे हैं। आपकी इच्छा है, जो करना है कीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे आप कहीं से भी पढ़िए, जहाँ पढ़िए वहाँ एक क्रम में चीज़ों को पढ़ाता है हर टीचर, तो उसी क्रम में आपको याद रखना है। तो चलिए, आज देखते हैं। कल हमने कालीबंगा देखा था। आज हमारा जो अगला महत्वपूर्ण स्थल है वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कितने नंबर का था? ये हमारा लोथल हुआ था, तीसरा तीसरा लोथल हुआ था, चौथा हमने कालीबंगा पढ़ा था, पांचवा आज हमारा क्या है? राखी गढ़ी है। ये है पांचवा। ठीक है, चलिए। राखी गढ़ी के सबसे पहले हम कौन सा फैक्ट देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि किस नदी के तट पर है। क्या है? किस नदी के तट पर है? तो राखी गढ़ी जो है वो भी आपकी घग्घर नदी के तट पर है। किस नदी के? घग्घर नदी। ठीक है, चलिए बताइए कि घग्घर नदी के तट पर एक स्थल के बारे में हम लोगों ने और देखा था। उस स्थल का नाम बताइए। ठीक है, बताइए क्या था उसका नाम? उसका नाम था कालीबंगा। अरे, ऊपर ही पहला ही तो कल अंतिम स्थल जो हमने पढ़ा था वो कालीबंगा ही था ना। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और राखी गढ़ी आज हम पढ़ रहे हैं। राखी गढ़ी है कहाँ? आप लोग ये बताइए। अच्छा, हम लोग एक चीज़ नहीं लिख रहे हैं कि ये स्थल हैं कहाँ ना। चलिए, राखी गढ़ी जो आपका है वो है आपके, हमने क्या ट्रिक देखी थी हरियाणा की, कि जो आपके हरि भगवान थे, जो भी याद कर लीजिए, हरि भगवान ने राखी बंधवा ली थी। कहाँ बंधवा ली थी? हरियाणा में। ठीक है, हरि भगवान ने राखी बनवा ली थी हरियाणा में। भगवानपुर हो गया आपका, राखी गढ़ी हो गया, बनावली हो गया, आपके कहाँ के हैं? ये सब हरियाणा के महत्वपूर्ण स्थल हैं। ठीक है, कलकत्ता नहीं पढ़े थे। अच्छा, कालीबंगा के बारे में भी हम लोगों ने नहीं देखा था। कालीबंगा कहाँ है आपका? राजस्थान। इसका हम लोगों ने जब मैप पढ़ाया था तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन सा स्थल कहाँ पे है। फिर से बहरहाल एक बार बता दे रहे हैं। लोथल आपका कहाँ है? आपका लोथल है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में अहमदाबाद। अहमदाबाद में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और हड़प्पा पाकिस्तान में। एक हड़प्पा का याद कर लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में। ये आपका कहाँ है? मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लरकाना नामक एक जगह है, वहाँ के पाक में। लरकाना क्या है? लरकाना। ठीक है, और हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में ही है, पता ही है। इसमें जो उस स्थान का नाम है वो है मोंट गोमरी। ठीक है, मोंट गोमरी में। चलिए, राखी गढ़ी कहाँ है आपका? हिसार हरियाणा में है। किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर है। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता हैं सूरज भान। देखिए, इसमें बड़े भगवान के नाम आ रहे हैं ना राखी गढ़ी में, सॉरी हरियाणा में। आपका ये राखी गढ़ी है, सूरज भान हो गया। ठीक है, चलिए। अब क्या देखेंगे? अगली चीज़ देखेंगे कि यहाँ से हमें किन की प्राप्ति हुई, किन अवशेषों की प्राप्ति हुई। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट, एक पॉइंट आपको पहले याद रखना है कि ये भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ठीक है, क्या है? भारत में स्थित सबसे
बड़ा हड़प्पा स्थल है, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। कौन है सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल? राखीगढ़ी। कहाँ है आपके? हिसार हरियाणा में है, ठीक है। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है ये। और यहाँ से हमें प्राप्ति हुई है ताम्र, ताम्र उपकरणों की, ताम्र उपकरणों की यहाँ से हमें अवशेषों की प्राप्ति हुई है। बस इतना ही याद रखना है राखीगढ़ी के बारे में आपको, ठीक है। चलिए अब अगला हम देखते हैं चनहूदड़ो। क्या देखेंगे अगला हम? चनहूदड़ो, ठीक है। क्या देखेंगे? चनहूदड़ो। चलिए आप ये बताइए कि जो आपका चनहूदड़ो है वो किस नदी के तट पर है? डिटेल में डिस्कशन किया था इसके बारे में। चनहूदड़ो और कौन था? चनहूदड़ो था आपका, मोहनजोदड़ो था, कोट दीजी था। कहाँ था ये? सिंधु नदी के तट पर थे। बताना आपको है कि सिंधु नदी थी ऐसे, एक स्थल यहाँ था, एक स्थल यहाँ था, एक स्थल यहाँ था। ये कौन सा था आपका? ये था आपका मोहनजोदड़ो। ये कौन सा? चंदहूदड़ो। ये था क्या? कोट दीजी का। हम आपको बार बार बता दे रहे हैं इसीलिए, ताकि आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को याद रखिए। तो चंदहूदड़ो किस नदी के तट पर है? चनहूदड़ो आपका है सिंधु नदी के तट पर। कहाँ पे? सिंधु नदी के तट पर। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अच्छा अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे इसकी कौन खोजकर्ता कौन है। क्या? खोजकर्ता। तो इसके जो खोजकर्ता हैं उसमें दो लोगों का नाम आता है। कितने लोगों का? दो लोगों का। कौन कौन से दो लोग? एक है अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मैके, और दूसरे क्या हैं? मजूमदार साहब, ठीक है। अर्नेस्ट मैके और मजूमदार, मैके और मजूमदार दोनों लोगों का नाम किससे है? माँ से है। तो चनहूदड़ो सिंधु नदी के तट पर है और खोजकर्ता कौन है? अर्नेस्ट मैके और मजूमदार हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको क्या याद रखना है? कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं? चलिए वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ से किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से हमें मिला है मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, ठीक है। अच्छा मनका क्या होता है? मनका देखिए आप ऐसे समझिए कि जो आपके ये मालाएं होती नहीं, जैसे उसमें छोटे छोटे से मोती टाइप के होते हैं जिनसे मालाएं बनती हैं ना, तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे कई स्ट्रक्चर में होते हैं ना, तो इनको ही मनका बोला जाता है, ठीक है। इसे बहुत सारे अपने जो आपके आभूषण होते हैं उनको बनाया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? मनका बोला जाता है। इनको गूंथा जाता है धागे में, ठीक है। तो मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? चनहूदड़ो से मिला। यहाँ से और क्या मिला? यहाँ भी देखेंगे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं। कंघा मिला है, कंघा मिला है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, ठीक है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। और क्या मिला है? पाउडर मिला है। हमें लगता है जो चंदहूदड़ों में लड़कियां ज़्यादा रहती थी, चंदहूदड़ों में लड़कियां ज़्यादा रहती थी, तभी देखिए यहाँ सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियाँ ज़्यादा मिली हैं, ठीक है। किसकी? सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियाँ यहाँ से ज़्यादा मिली हैं, लड़कियां ज़्यादा रहती हैं। चलिए लड़कियां कमेंट करके बताइए कि चंदहूदड़ों में आप लोग ज़्यादा थी क्या? अपने पूर्वजों से पूछिए। लड़के तो यहाँ नहीं थे, लड़के होते तो इतनी चीज़ें ना मिलती यहाँ से। अच्छा चलिए बताइए, एक चीज़ आप रिकॉल कर लीजिए इसी बात पे। कांस्य दर्पण कहाँ से मिला था? कांस्य दर्पण कहाँ से मिला था? कांस्य दर्पण का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कमेंट करके बताइए इसको। कल की क्लास में हमने देखा था। याद करते चलिए आप लोग। अगर जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप बता दे रहे हैं तो समझिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं बता पा रहे हैं तो भैया टाइम है, पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए तो चंदहूदड़ों के, हाँ चंदहूदड़ों में एक चीज़ और आपको याद रखनी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये किसी परीक्षा में आया है। पूछता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान कहाँ पाए गए हैं? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान, कुत्ते के निशान ये कहाँ पे मिला है? तो ये भी आपका चंदहूदड़ों में मिला है। कहाँ से? चंदहूदड़ों में ये साक्ष्य मिला है। चलिए चंदहूदड़ों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे? चलिए अब हम पढ़ेंगे बनावली। बनावली आपका कहाँ है? अब ये बताइए आपका कहाँ है? चलिए जो पढ़े हैं उनको तो याद आ रहा होगा। अच्छा राखी बंधवाली थी हरियाणा में, तो हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। किस नदी के तट पर है पूछा जाए तो सरस्वती नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? सरस्वती। खोजकर्ता इसके कौन है? इसके खोजकर्ता हैं RS विष्ट साहब। RS विष्ट साहब कौन है? RS विष्ट साहब। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे किन साक्ष्यों की प्राप्ति हुई। तो बनावली से आपका मिला है मिट्टी का हल। क्या मिला है? मिट्टी का हल।
तांबे का बाणाग्र, तांबे का बाणाग्र, बाण मतलब बाण देखे हैं, बाणाग्र, ठीक है, बाणाग्र, तांबे का बाणाग्र। हल की आकृति का खिलौना, हल की आकृति का खिलौना, हल की आकृति का खिलौना, खिलौना। तो बनावली देखा, बनावली के खोजकर्ता आर.एस. विष्ट साहब हैं। बनावली सरस्वती नदी के तट पर है। कहाँ है? हरियाणा में है। और यहाँ से किन किन वस्तुओं के साक्ष्य मिले? तो मिट्टी के हल का, तांबे के बाणाग्र का, ठीक है, वही मिट्टी का हल, हल फिर से वही रिपीट कर दिए कि हल की आकृति का खिलौना, ठीक है, वही है। चलिए अगला कौन सा स्थल देखेंगे? चलिए अगला हम देखते हैं रोपड़। क्या देखते हैं? रोपड़। अच्छा, आप लोग वो देखे हैं जब पूजा वूजा होती है, पूजा वूजा होने के बाद हवन वन होने लगती है, कितना धुआं निकलता है उसमें, और आपको बैठा दिया जाए कि चलिए आप इसमें आहुति दीजिए, तो क्या कष्ट होता है भैया आजकल के लोगों को। एकदम गंगा यमुना बहने लगती है आंखों से, हाँ एकदम रो पड़ते हैं आप, इसमें इतना धुआं निकलता है, रो पड़ते हैं ना। चलिए, यानी कि आप लोग को अगर यज्ञ में बैठा दिया जाए पहले के ज़माने में तो एकदम बेहाल हो जाएंगे। चलिए, तो जो आपका रोपड़ है ना, देखिए इसमें भी आप रो पढ़ रहे हैं, तो रो कब पढ़ते हैं? यज्ञ में। कब रो पढ़ते हैं? यज्ञ में। तो रोपड़ के खोजकर्ता ही सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया, गजब याद हो गया। हाँ, यज्ञ में बैठने पे हम रो पढ़ते हैं। और रोपड़ की खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने की। देखिए याद कुछ करना ही नहीं होता है, सब एकदम पहले से फिक्स है, अपने आप याद हो जाता है, ऐसे ही लोग ही नहीं। चलिए, तो रोपड़, चलिए इसमें नदी का भी नाम देख लेते हैं, सतलज, सतलज नदी, ठीक है, कौन सी नदी? सतलज नदी। तो रोपड़ किस नदी के तट पर है? सतलज नदी पे। खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। चलिए, साक्ष्य यहाँ से किसके मिले थे? साक्ष्य यहाँ से मिला है, एक ही चीज़ याद रखिएगा, तांबे की कुल्हाड़ी। किसकी? तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी। कहाँ से मिली है? रोपड़ से मिली है। खोजकर्ता कौन है रोपड़ के? तो यज्ञदत्त शर्मा है। अच्छा, तांबे, एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, कल हम लोगों ने दैमाबाद पढ़ा था ना। चलिए, अब दैमाबाद पढ़ा तो था, अब बताइए आपकी दैमाबाद कहाँ है? ठीक है, कहाँ है बताइए फटाक से। दैमाबाद से एक बात याद रखिएगा, क्योंकि दैमाबाद में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, तो ये अभी से लिख लीजिए आप। दैमाबाद से, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, दैमाबाद से मिला है तांबे का रथ। क्या मिला है? तांबे का रथ। तांबे का रथ कहाँ से मिला आपका? तांबे का रथ आपका मिला दैमाबाद से, ठीक है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा कि दैमाबाद से तांबे का रथ मिला है, ठीक है। चलिए, रोपड़ हो गया आपका, बनावली हो गया। अब हम पढ़ते हैं एक और स्थल है, इम्पॉर्टेंट है, रंगपुर। क्या नाम है उसका? रंगपुर। अच्छा, रोपड़ को हमने देखा, ये नहीं देखा कहाँ पे है, ठीक है। तो रोपड़ है कहाँ पे? तो रोपड़ आपका है, रोपड़ आपका जो है ये है आपके पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में एक स्थान है रूपनगर। आप लोग यही याद करिएगा कि स्टेट कहाँ है, लेकिन ये थोड़ा सा लिख देते हैं, दिमाग में से बैठी रही चीज़ें, मान लीजिए कभी पूछ ले कि कहाँ पे है तो नाम दे दे, तो रूपनगर में है, ठीक है। चलिए, रोपड़ हो गया। अब अगला जो स्थल है आपका वो है आपका रंगपुर। क्या है? रंगपुर। सब स्थलों को हमने कल देखा है कि कौन से कहाँ हैं, लेकिन हम आपको आज फिर से बता दे रहे हैं। रंगपुर कहाँ है? रंगपुर है आपके अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। अच्छा, रंगपुर, चलिए अब ये किस नदी के किनारे है? तो ये भादर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? भादर नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी, यानी कि इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके जो खोज करता है वो है आपके माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स। चलिए, माधव स्वरूप वत्स किसके खोज करता है? रंगपुर के। चलिए, धर अब क्या देखेंगे हम? अब हम साक्ष्यों को देखेंगे, कौन से महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए क्या दिक्कत है। तो रंगपुर से आपको मिली है धान की भूसी। धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ज्वार, बाजरा, इन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो बेसिकली रंगपुर से आप देख रहे हैं, आपको याद रखना है कि जो खाने मतलब अनाज टाइप की चीज़ें हैं उनके ज़्यादातर साक्ष्य मिले हैं। धान की भूसी हो गई, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है। चलिए, रंगपुर भी देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे सुरकोटदा। क्या देखेंगे? सुरकोटदा। सुरकोटदा, कोटदा, ठीक है।
चलिए, ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका है गुजरात में, जो कच्छ वाला एरिया है, कच्छ गुजरात में। नदी कौन सी है? तो आपकी नदी है सरस्वती। चलिए अब बताइए, सरस्वती नदी के तट पर अभी हमने कौन सा और स्थल पढ़ा है? तो सरस्वती नदी के किनारे विकसित स्थल कौन सा था, अभी हमने देखा है। आप लोग कमेंट में बताइए। जस्ट इसके रोपड़, रंगपुर के हमने इसके पहले रंगपुर पढ़ा, रंगपुर के ऊपर रोपड़, रोपड़ के ऊपर बनावली पढ़ा था ना, जिसके खोजकर्ता आर.एस. विष्ट साहब थे। बनावली भी सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुआ था यह स्थल। चलिए, नदी देख ली। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम खोजकर्ता इसके कौन है? कौन खोजकर्ता? कहाँ के खोजकर्ता? तो सुरकोटदा के खोजकर्ता। तो इसके खोजकर्ता हैं जेपी जोशी साहब। जेपी जोशी साहब कहाँ के खोजकर्ता हैं? सुरकोटदा के। यहाँ से किन साक्ष्यों की प्राप्ति हुई वो भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो घोड़े की हड्डी, घोड़े की हड्डी, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तराजू, तराजू यहाँ से मिला है। ठीक है, यही दो चीज़ें आप याद रखिए बस। घोड़े की हड्डी है, ये घोड़े की हड्डी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए, सुरकोटदा हो गया, सरस्वती हमने देख ली। अच्छा, नदी देख लिया, खोजकर्ता देख लिया, और महत्वपूर्ण बिंदु में देखा कि किस चीज़ के अवशेष मिले हैं। चलिए, अब जो हमारा स्थल है, अच्छा इसमें याद रखिएगा कि ये जो सुरकोटदा, एक चीज़ और याद रखिएगा, सोच रहे थे कुछ तो भूल रहे हैं, वो है ये कहाँ है? तो ये देसलपुर उस प्लेस का नाम है, जो कच्छ वाले एरिया में देसलपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आज का आखिरी स्थल। उसका क्या नाम है? उसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है ये धौलावीरा आपकी? तो जो आपका धौलावीरा वाला स्थल है ये है आपका गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अच्छा, ये जो है ना, ये किसी नदी के किनारे नहीं है, ये एक द्वीप पर है। ये कहाँ है? ये एक द्वीप पर है, और उसका नाम है कादिर द्वीप। क्या नाम है? कादिर द्वीप। ये याद रखिएगा। कादिर द्वीप पे पूछेगा कि कौन सा स्थल है, तो धौलावीरा है। कहाँ पे? कादिर द्वीप पे कौन सा स्थल है? धौलावीरा। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता कौन है? कहाँ के खोजकर्ता? धौलावीरा के खोजकर्ता। तो धौलावीरा के खोजकर्ता हैं आपके आर.एस. विष्ट साहब। चलिए बताइए, आर.एस. विष्ट का नाम अभी हम लोगों ने एक जगह और देखा था। कहाँ देखा था? ऐसे रिलेट किया करिए चीज़ों को, जैसे एक ही चीज़, एक ही फैक्ट दो जगह आ रहा है तो उसको रिलेट कर लीजिए कि अच्छा, आर.एस. विष्ट धौलावीरा के खोज करता है, और आर.एस. विष्ट साहब का नाम हमने बनावली में पढ़ा था। कहाँ पे? बनावली में पढ़ा था। वहाँ बनावली की भी खोज किसने की थी? आर.एस. विष्ट जी ने की थी। चलिए, अब यहाँ पे प्रमुख अवशेष देखते हैं क्या मिला। तो ठीक है, यहाँ पे शैलकृत स्थापत्य के साक्ष्य मिले हैं। शैलकृत यानी कि पत्थरों से निर्मित स्थापत्य से, हर जगह हम देखें ईंटों से, यहाँ ईंटों का निर्माण हुआ था, पक्की ईंटों से। जो इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है कि यहाँ पे पक्की ईंटों से निर्मित संरचनाओं के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। लेकिन अब ये देखो, पत्थर से निर्मित कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ से हमें शैलकृत स्थापत्य यानी पत्थर से निर्मित संरचनाओं के साक्ष्य, शैल, ठीक है, तो वो कहाँ से मिले हैं? वो हमें धौलावीरा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। चलिए, यहाँ से स्टेडियम का भी साक्ष्य मिला है, स्टेडियम का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहाँ एक शिलालेख मिला है। क्या मिला है? एक शिलालेख मिला है, जिसपे कि हड़प्पा लिपि में कुछ लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है, हड़प्पा लिपि में 10 चिन्हों वाला, उसमें 10 चिन्ह बने हुए हैं, 10 चिन्हों वाला शिलालेख, 10 चिन्हों वाला शिलालेख यहाँ से मिला है। ठीक है, साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं, साइन बोर्ड। और यहाँ पे एक धौलावीरा को जो मेन देखा जाता है, वो एक अच्छी चीज़ है कि धौलावीरा में जो जल प्रणाली थी, एक उन्नत जल प्रणाली का साक्ष्य यहाँ से मिला है। क्या चीज़ का? उन्नत जल प्रणाली का। ठीक है, उन्नत जल प्रणाली, उन्नत जल प्रणाली, उन्नत जल प्रणाली। ठीक है, उन्नत जल प्रणाली का मतलब है कि जो एक बहुत अच्छा सा जो है तंत्र मिला है। ठीक है, जिससे मतलब जैसे नालियों का एक बहुत अच्छा तंत्र मिला है। ठीक है, और वो नालियाँ जो है लकड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, लकड़ी की भी वहाँ पे जो
तंत्र था, जल प्रणाली जो थी, जल प्रणाली में जो है नालियाँ जो थी वो लकड़ी की बनी थी। उसका भी साक्ष्य मिला है कि लकड़ी की बनी हुई नालियों के साक्ष्य मिले हैं। उन्नत जल प्रणाली का मतलब है देखो कि बढ़िया, आज के जैसे नहीं कि मतलब अभी हम लोग भी उतना डेवलप नहीं हुए हैं जितना ये लोग डेवलप थे सिंधु घाटी सभ्यता में। जो हमें साक्ष्य मिले हैं मतलब बहुत साफ सफाई, जैसे कि घर से छोटी छोटी नालियों से पानी निकल रहा है। वो जो है शहर है, शहर में सड़क है, सड़क के दोनों ओर ऐसे सड़कें बनी हैं, सड़क के ऐसे दोनों ओर बढ़िया ऐसे नालियाँ बनी हैं, और ये नालियाँ प्रॉपरली ऐसे ढकी हुई हैं। यहाँ पे आपके घर बने हैं, घरों से बढ़िया से ऐसे यहाँ से नालियाँ इसमें अटैच हैं, यहाँ से जो पानी वेस्ट है यहाँ पे जा रहा है। तो ऐसे बहुत अच्छी सी जो है जल प्रणाली यहाँ पे मिली है, ठीक है, अच्छी है। तो उन्नत जल प्रणाली का साक्ष्य यहाँ से मिला है। और जो लकड़ी से बनी हुई नालियों के भी साक्ष्य मिले हैं, किससे? लकड़ी से बना नाली का तंत्र, ठीक है, लकड़ी से बना नाली तंत्र का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। एक बात और याद रखनी है, हम लोग जब अभी देखेंगे नगर नियोजन देखेंगे अगली क्लास में, तो देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे वो दो भागों में थे, दो भागों में विभाजित थे, एक पूर्वी नगर एक पश्चिमी नगर। मतलब ऐसे होता था, जैसे ऐसे समझ लीजिए एरिया है, इसको पूर्वी नगर बोला जाता था, इसको पश्चिमी एरिया बोला जाता था शहर का। ये थोड़ा सा ऊंचाई पे होता था और ये निचले भाग में होता था, ठीक है। तो ये दो भागों में जितने भी शहर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जितने भी स्थल मिले हैं वो दो भागों में ऐसे विभाजित थे। किंतु धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जो कि तीन भागों में विभाजित था, जो कि तीन भागों में विभाजित था। तो ये एकमात्र स्थल है यहाँ का धौलावीरा जो तीन भागों में विभाजित था, तीन भागों में विभाजित विभाजित शहर या फिर तीन भागों में विभाजित नगर। कौन सा है आपका? धौलावीरा है। धौलावीरा से आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखनी है, वो कि ये जो है सिंधु सभ्यता की पहली साइट है, सिंधु सभ्यता का पहला स्थल है, सिंधु सभ्यता का पहला स्थल, जिसे कि 2021 में, इसे जो है 2021 में यूनेस्को ने जो है, यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल। तो सिंधु सभ्यता का पहला स्थल है कौन? धौलावीरा, जिसको कि यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया। कब शामिल किया? तो 2021 में शामिल किया, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट बचे हो तो आप लोगों को लिखवा देते हैं। चलिए लिखिए, अब नोट डाल के लिखिए, हम कुछ ऐसे नोट डाल के लिख लीजिए। आप, हमने आलमगीरपुर पढ़ा था ना, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी हम लोगों ने देख ली है। कहाँ है? किस नदी के तट पर है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। यहाँ से जो साक्ष्य मिला है वो याद रखना है आपको कि यहाँ से मुद्रा व मृदभांड मिले हैं और इनके ऊपर गिलहरी की चित्रकारी, मोर एवं गिलहरी, गिलहरी की चित्रकारी के साक्ष्य, ठीक है। तो मृदभांड, मुद्रा व मृदभांड जिन पर मोर एवं गिलहरी की चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, यह स्थल कहाँ है? यह स्थल है आपका आलमगीरपुर, जहाँ से आपको ये साक्ष्य मिला है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद देखिए ये आपका PYQs में आया हुआ क्वेश्चन है, जहाँ पे कुछ स्थलों को दिया था और पूछा गया था वो किस स्टेट में है। तो उन स्थलों को देख लीजिएगा आप लोग। पाडरी, यह स्थल का नाम है आपका बालू, हुलास, धधेरी और मांडी, और मांडी। तो पाडरी आपका गुजरात में है। इतना आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं इतना अच्छे से ना, इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं, इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। नहीं तो आप लोग PYQ सॉल्व करके देखिए क्या इसके बाहर क्वेश्चन आ रहे हैं। और RO UP PCS के भी PYQ सॉल्व करिए, प्लस आप अपने UP SSS के भी PYQ सॉल्व करिए। देखिए कहीं भी इससे बाहर क्वेश्चन आ रहा है। 95% क्वेश्चन जो हम पढ़ा दे रहे हैं क्लास में यहीं से आ रहे हैं, इसके बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हुलास आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, सहारनपुर में, ठीक है। दधेरी आपका पंजाब में है और मांडी आपका उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है,
मुजफ्फरनगर में। अच्छा ये बताइए, अब मांडी, अब देखिए तुरंत कन्फ्यूजन होने वाला फैक्ट आ गया। मांडी पूछेगा और मांडा पूछेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मांडी कहाँ है, मांडा कहाँ है। मांडा कहाँ है हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था, मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और मांडा की विशेषता क्या थी, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, जो कि कहाँ था, चिनाब नदी के तट पर था, कश्मीर में है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में और आर्थिक तथा धार्मिक जीवन के बारे में। कल की क्लास में प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर दिया जाए, और इतने अच्छे से समाप्त किया जाए कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से देखने को ना मिले पेपर में। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। रिवीजन आप लोग कम एक बार कर लीजिएगा, ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम है तो हम निकल रहे हैं, थोड़ा सा जा रहे हैं, आज तहसील जाना है, मंगलवार है। अब आप लोग पता नहीं किस दिन क्लास देख रहे हैं, लेकिन आज हम मंगलवार को क्लास बना रहे हैं, तो रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ये क्लासेस आपको कैसी लग रही है, कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सब्सक्राइब ना किए हों लाइक कर लीजिए, तथा जितने भी क्वेश्चन पूछे उनका कमेंट में आंसर जरूर बताइए, जिससे आपका रिवीजन होता चले और हमें लगे कि आप पढ़ रहे हैं। बाकी क्लासेस एकदम फ्री में आ रही हैं, तो आप इसको वैल्यूलेस समझें या फिर समझें कि ये एकदम अमूल्यवान है, जो अच्छे, जहाँ हम पैसा दे के पढ़ेंगे वहीं कंटेंट मिलेगा, तो उस कंटेंट को इस कंटेंट को मिला लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा हम बातें नहीं करते हैं, बीच बीच में थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको कहानियाँ इधर उधर की नहीं बताते हैं, ठीक है। टू द पॉइंट चलते हैं, चीज़ों को बताते हैं आपको। क्लास मिला लीजिएगा, कहीं पढ़ रहे हो दोनों कंटेंट को मिला लीजिएगा, अच्छा लगे तभी आप जो है सपोर्ट करिए, ठीक है। बाकी किसी सुधार की आवश्यकता हो तो आप लोग वो भी हमें बताइए, वो सुधार हम करेंगे। आप लोग अपना सुझाव दे दीजिए कमेंट में, ठीक है। बाकी फिर आज की क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि अभी जो हम क्लासेस बना रहे हैं वैसे नॉर्मल अपने ईयरफोन से बना रहे हैं। हमने एक माइक जो है ऑर्डर कर दिया है, वो आ जाएगा 1-2 दिन में, तो ये प्रॉब्लम हो सके तो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, धन्यवाद।